वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम 8वां खंड देख रहे हैं इसका रियल एस्टेट वैल्यूएशन, जो कि लास्ट पार्ट है, लास्ट खंड है। और इसके बाद हम ये जो 9 मार्क्स का रियल एस्टेट वैल्यूएशन है, जिसमें कि केस स्टडी भी आ सकती है, जो कि 26 मार्क्स तक हो सकती है केस स्टडी। और इसको हम आज के बाद ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इसके बाद। तो बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। ऑलरेडी देखिए हम ये जो भी मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस है वो हम पहले 7 खंडों में इसको कवर कर चुके हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने पहले 7 खंड नहीं देखे हैं और 8वां खंड देख रहे हैं तो अपना समय खराब कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ पार्ट 1 से स्टार्ट करके पार्ट 7 तक आइए और तब आप पार्ट 8 पे, आज के खंड पे पहुँचिए। अदरवाइज़ अपना समय खराब कर रहे हैं। और अगर आप मेरी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो नोट्स बना लीजिए। अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको आप बार-बार रिवाइंड करके देखिए और जो भी इसमें कीवर्ड्स हैं उसको नोट कीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। तो ये पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने काफ़ी लंबा सेशन था और वैल्यूएशन टेबल करनी सीखी थी, एक्सेल शीट भी सीखी थी। तो आज के सेशन में हम लोग थ्योरी पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं इसके अंदर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका इन्फ्लुएंस रियल एस्टेट के ऊपर, रियल एस्टेट मार्केट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थोड़ा-सा हमने कवर किया है पहले भी। पार्ट 1 बेसिकली पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर कवर कर रखा है। थोड़ा-सा रिआइट्रेशन लगेगा आपको कि हम दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बट वो थोड़ा-सा अलग भी है। तो और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, इसमें से भी कभी-कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल एस्टेट मार्केट की। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो है उसका इन्फ्लुएंस क्या है रियल एस्टेट पे? तो ये समझिए आपके वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ करती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आस-पास के एरिया में है वो इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि रोड्स हो गया आपका, सड़क, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स अगर वो अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड्स काफ़ी चौड़ी हैं, तो आपका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे इंक्रीमेंट आता है उसके अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ रोड, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, मॉल, बस टर्मिनल वगैरह जो हैं ये इनकी वजह से प्रॉपर्टीज की प्राइस में एस्केलेशन होती है। तो एग्जांपल आपको जो बिल्कुल सबसे सटीक एग्जांपल ये होता है, कभी कभी क्या होता है बहुत लोकेशन पे एयरपोर्ट अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट। तो जैसे ही और एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट होता है, आसपास के जितने भी बिल्कुल प्लॉट्स हैं, लैंड्स हैं, उनकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या एयरपोर्ट आने वाला है। तो रियल एस्टेट मार्केट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली देखिए 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रियल एस्टेट की हैं, जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझनी है। पहला है ड्यूरेबिलिटी। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है और ये मल्टी जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करता है। बेसिकली आप पुश्तैनी जमीन या पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्रिएट होती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे चली जाती है। ड्यूरेबिलिटी है, ये पेरिशेबल आइटम नहीं है। यानी कि आपने एक बार खरीद लिया तो फिर वो रहेगी, खत्म होने वाली चीज नहीं है। और कोई फिक्स मेच्योरिटी नहीं है। जैसे हम एफडी करते हैं तो उसकी मेच्योरिटी होती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी मेच्योरिटी होती है। प्रॉपर्टी की कोई मेच्योरिटी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये डिकेड्स के लिए, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, पुश्तैनी मतलब हजार हजार साल तक भी प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं अपने पास। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन केस ऑफ इक्विटी मार्केट, अगर हम शेयर मार्केट से कंपेयर करें, तो जहाँ पर कि बायर सेलर रियल टाइम प्राइस पे आपको सारे शेयर्स डिस्क्लोज करते हैं और एक टर्मिनल है, सब मार्केट प्राइस है, एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म से वहाँ पे प्राइस निकल के आता है मार्केट का। तो रियल एस्टेट में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो सेलर को जो बेसिकली है वो नोइंगली अननोइंगली कुछ इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कंसील कर ले उस प्रॉपर्टी के बारे में, कि साहब लिपापोती कर दे, अंदर कोई पाइप सड़े हुए हैं, अंदर मेंटेनेंस मांग रही है बिल्डिंग, और ऊपर से उसको पेंट शेड करके दे दे, दिखा दे बायर को, और बायर को पता ना चले अंदर से क्या चल रहा है। तो बेसिकली इसलिए रिसर्च एंड इंस्पेक्शन आर इंपॉर्टेंट व्हेन बाइंग ए रियल एस्टेट। अगर आप बायर हैं या आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आपको उसमें इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली कि ये प्रॉपर्टी जो, उसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो सेलर कंसील कर रहा है। So in case you buy a property without seeing it through auction, be sure to take higher risk into consideration when making the offer. तो आप देखती हैं कि बहुत बार क्या बैंक प्रॉपर्टीज को बेचते हैं, ऑक्शन होती है कि साहब डिस्ट्रेस सेल पे हो रही है, प्रॉपर्टी में एनपी हो गया और बैंक रिकवरी करने के लिए बेच रहा है। तो कई बार तो बैंक दिखा देता है प्रॉपर्टी को, अगर कई बार बोलता है कि हम आपको बाहर अंदर से नहीं दिखाएंगे। तो अब जब प्रॉपर्टी आपने अंदर से देखी नहीं है, तो आप बाहर से, बाहर आपके अंदर आपको पता नहीं है अंदर क्या है। हो सकता है अंदर दीमक लगी हो, अंदर कोई दीवारें खुरी हो, फर्श बैठा हो। तो वो अगर आप वो बिना देखे ले रहे हैं तो आप एक ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। इसलिए उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू थोड़ी-सी कम भी होती है। आगे बात करते हैं हेटेरोजेनिटी की। तो बेसिकली कोई भी 2 प्रॉपर्टी आइडेंटिकल नहीं है।
तो ये इसमें कीवर्ड है कि लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन पे है। मतलब हर एक प्रॉपर्टी का लोकेशन अलग है, चाहे वो 2 पड़ोस की ही प्रॉपर्टियाँ हैं, एडजॉइनिंग है, तब भी उनकी लोकेशन अलग-अलग है। और अगर लोकेशन अलग-अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो उनका वैल्यूएशन है वो अलग-अलग होगा। तो प्रॉपर्टी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इलिक्विड है। So real estate is considered illiquid because it cannot be sold overnight without a substantial loss in value. तो आपके पास अगर एक प्रॉपर्टी है तो उसको बेचने के लिए आपको बेसिकली क्या है कि आप एकदम से नहीं बेच सकते कि आपने बोला जैसे एफडी है, आप बैंक में गए, आपने तोड़वाई और पैसा मिल गया खाते में आपको। तो प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है आप कि आप 1 घंटे में बेच लेंगे उसको। बेच सकते हैं अगर आप उसको बोलेंगे, सब ब्रोकर के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तो हो सकता है ब्रोकर आपको बोले कि हम तो 20% डाउन पे खरीदेंगे आपसे। तो उस तरह से इलिक्विड प्रॉपर्टी बेसिकली इसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इज इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग रियल एस्टेट इज हायर देन मैनी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप जीआईसी जैसे कि एफडी की बात करें या फिर आप शेयर शेयर मार्केट की बात करें, आपको जो अदर ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट की, जैसे गोल्ड खरीदना है, तो उनके मुकाबले अगर हम एक प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, जैसे रजिस्ट्री होती है, सेल डीड की कॉस्ट रहती है, तो नॉर्मली वो 5%, 6%, 7% भी रहती है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड स्टेट। और उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, ब्रोकर का फीस हो गया, आपको और भी चीजें, बहुत सारे खर्चे। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो 8 से 10% का आपकी कॉस्टिंग गिर जाती है, 5 से 10% की। तो वहीं पर अगर आप बाकी खर्च जैसे इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, जैसे कि एफडी खोलें तो उसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहें तो उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एंट्री कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट, बट प्रॉपर्टी में बिल्कुल ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई वल्नरेबिलिटी। तो प्रॉपर्टी प्राइसेज़ जो हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक मे बी इवन स्मॉल फैक्टर्स लाइक चेंज ऑफ नेबरहुड। कि आज आपका पड़ोस अच्छा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी है, कल को मान लीजिए आपके पड़ोस में टेररिस्ट आ गए, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। तो इसमें हाई वल्नरेबिलिटी रहती है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी भी कारण से कम हो सकती है एकदम से। तो इसलिए रियल एस्टेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंटिन्यूअस एक मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी के अंदर क्या-क्या मूवमेंट्स हो रही हैं मार्केट में, लोकल मार्केट में, पड़ोस में, सारा चीज़ें वो ध्यान रखें ताकि प्रॉपर्टी का वो एक्चुअल ट्रैकिंग कर सकें। टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। तो बेसिकली जो लैंड है वो तो धरती पे फिक्स है, लिमिटेड लैंड है। तो इसमें आप कोई लिमिट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड लैंड खरीदते जाएं। तो स्केर सिटी है लैंड की, तो स्केर सिटी या फिर एक स्केर कमोडिटी है लैंड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वेरियस लेजिस्लेशन, उसके बाद बहुत सारे कानून हैं जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि रेंट कंट्रोल एक्ट, लैंड सेलिंग एक्ट या लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो तो बेसिकली इस तरह के एक्ट जो हैं वो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, वो होने नहीं देते। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखिए। एग्जाम में इनमें से किसी कैरेक्टरिस्टिक पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं बताइए। उसके बाद समझते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ रियल एस्टेट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला हो गया इंटरेस्ट रेट। तो जैसे बैंक अगर नॉर्मली, इसे प्रैक्टिस नॉर्मली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक कम करते हैं तो हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और बायर जो है ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, तो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एलिजिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इंटरेस्ट रेट का अगर गिरना है तो प्रॉपर्टी प्राइस नॉर्मली बढ़ते हैं उससे। स्पेकुलेटिव डिमांड एंड कॉन्फिडेंस। अगर लोगों को लगता है कि साहब इकोनॉमी बहुत अच्छी होने वाली है और अच्छे भविष्य में प्राइसेस, मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी, वेज बढ़ेंगे और लोग ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, ऐसा अगर लगता भी है, कॉन्फिडेंस है लोगों को, तो फिर ज्यादा लोग मार्केट में आके प्रॉपर्टियां खरीदेंगे। उनको लगेगा बूम आने वाला है, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए वो ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। मॉर्गेज अवेलेबिलिटी, अगर बैंक्स फोकस करना शुरू कर देंगे मॉर्गेज बेस्ड लेंडिंग ही करनी है हमें, तो फिर उसके बाद डिमांड फॉर रियल एस्टेट भी उसके बाद फिर दोबारा से बढ़ती है, एक वो भी फैक्टर रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रियल इनकम। राइजिंग इकोनॉमी, राइजिंग इनकम एनेबल पीपल टू अफोर्ड बिगर हाउस। तो अगर आपकी ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है तो लोग जो है छोटे घरों से निकल के बड़े घरों में जाना चाहेंगे, छोटे घर बेचेंगे और बड़े घर खरीदेंगे। अफोर्डेबिलिटी, तो बेसिकली अगर राइजिंग इनकम जो है, राइजिंग इनकम मींस पीपल आर एबल टू स्पेंड मोर ऑन हाउसिंग, सो एनी राइज इन इनकम लीड टू बिगर राइज इन डिमांड। तो अगर आपका 100 रुपए का इनकम बढ़ रहा है, तो मान लीजिए 1 साल का आपका 1000 रुपए इनकम बढ़ गया,
तो नॉर्मली 4 से 5 गुना का आपका उसमें लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ती है। तो इनकम आपकी ₹1000 बढ़ी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पे, या मैं अगर मैं आज ₹1000 मेरी साल की इनकम बढ़ी, तो मैं 5000 एक्स्ट्रा या 4000 एक्स्ट्रा लोन ले सकता हूँ बैंक से। इसका मतलब मैं 4000 महँगा घर खरीद सकता हूँ। तो उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आता है बेसिकली। तो अगर अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसका मैनीफोल्ड, मल्टीपल फोल्ड उससे प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आता है। नंबर ऑफ हाउसहोल्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड टू हायर डिमांड फॉर हाउसेस। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी पॉकेट में, किसी स्टेट में, किसी एरिया में, किसी कंट्री में, तो उससे डिमांड फिर बढ़ेगी प्रॉपर्टी की। एवरेज साइज ऑफ फैमिली, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिली है, तो डिमांड जो है वो छोटे घरों की बढ़ेगी। वहां पर लोग बड़े घर बेचेंगे, छोटे घर खरीदेंगे। रेंटल यील्ड, अगर रेंट की जो रेंट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा लोग घर खरीदेंगे। इंस्टेड की पेइंग रेंट, कि मान लीजिए मैं अगर रेंट दे रहा हूँ किसी घर का 30,000 रुपए, और मुझे लगता है कि यार ठीक है, 20% डाउन देने के बाद, 20% अगर मैं देता हूँ एडवांस में, लोग डाउन पेमेंट दे रहा हूँ अगर उस घर के लिए, और डाउन पेमेंट देने के बाद 30 साल के लोन पे मेरी जो किस्त बन रही है 30,000, 35,000 बन रही है, 40,000 बन रही है, तो फिर मैं किराया क्यों दूँ? तो वो सोचेगा ठीक है, मैं किराए के बदला मैं उसको घर ले लेता हूँ, मेरे मेरा घर बन जाएगा कम से कम। तो अगर रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर जो रेंटल वाले मार्केट में लोग घूम रहे हैं, वो रेंट छोड़ के, रेंट ना पे करके घर खरीदना चाहेंगे। और सिंस रेंट बढ़ेंगे, तो और भी इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे, उनको रेंटल यील्ड अच्छी मिलेगी, तो सोचेंगे हम एफडी खोलने के बदले हम घर ही खरीद लें, क्योंकि किराया बड़ा अच्छा आ रहा है वहां से, कैपिटल गेन तो अलग से मिलता है। अब सप्लाई की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ न्यू हाउस बिल्ट, कि नए घरों की इन्वेंट्री कितनी है, सप्लाई कितनी है। प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन और यूज ऑफ लैंड। प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि ग्रीन बेल्ट रिस्ट्रिक्शन हो गई। अगर किसी एरिया में ग्रीन बेल्ट की रिस्ट्रिक्शन है, तो वहां घर नहीं बन सकते, तो वो सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। लोकल अपोजिशन टू न्यू होम बिल्ड, के लोकल सोसाइटी में, कम्युनिटी में कई बार होता है कि यहाँ पर आपको हाई राइज नहीं बनाने देंगे हम लोग, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, तो एक सोसाइटी में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि नए घर नहीं बनने देंगे हम लोग। तो अगर उस तरह कोई फैक्टर है, वो भी सप्लाई को रोकेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग न्यू होम्स, तो अगर मान लीजिए प्रॉफिटेबल हो रहा है, अगर प्रॉफिटेबल कम है, या प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो ज्यादा बिल्डर आएंगे मार्केट में। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो बिल्डर आएंगे नहीं मार्केट में, नया बंदा नहीं आएगा घर बनाने के लिए, बोला हम नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट नहीं है उसके अंदर बिजनेस में। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। एन इन्वेस्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ए प्रॉपर्टी शुड कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्या क्या पॉइंट एज ए इन्वेस्टर, अब हम एंड यूजर की बात नहीं कर रहे, इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि स्टे पेशेंट। तो पहला आपको क्या है कि जो भी पैसा लगा रहा है प्रॉपर्टी में, वो कूल रहे, काम रहे, वो लंबे समय के लिए रहे। ऐसा नहीं कि आज खरीद लिया और मैं 2 महीने बाद बेच दूं उसको। तो बहुत जल्दबाजी में अगर प्रॉपर्टी आप खरीद बेच रहे हैं, तो आपको उसमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अगर आपको रखना है, तो आप प्रॉपर्टी में खरीदिए और उसको रखिए पेशेंटली, और वेट कीजिए सही समय की बेचने के लिए। रिसर्च दी प्रॉपर्टी, तो बायर जो है वो प्रॉपर्टी का प्रॉपर रिसर्च करके, बिल्डर के बारे में, उसका मटेरियल के बारे में, अम्यूनिटीज के बारे में, जो भी आसपास का पड़ोस है, सारा रिसर्च करे, और उसके बाद अपना डिसाइड करे कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, और सारा इन्फॉर्म डिसीजन ले। जितने भी पेपर्स हैं, वो सारे बायर लीगल ओपिनियन ले, अगर हो सके लॉयर से आप बात करें, वो उसकी लीगल सर्च करवाए, और चेन चेक करे, टाइटल ऑनरशिप चेक करे, और क्या वो टाइटल उसके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग सेलर है क्या उसके नाम पे टाइटल क्लियर है। वो सारी चीजें देखे, और उसके बाद अपना डिसीजन ले कि मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। चेक मार्केट रेट्स, तो उसको मार्केट रेट और सर्कल रेट भी देखने चाहिए। दोनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, सर्कल रेट एंड मार्केट रेट। तो जो बायर है, क्योंकि अगर मान लीजिए सर्कल रेट मार्केट रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो भी एक देखना चाहिए उसको। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट रेट सर्कल रेट से कम है, फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, तो मतलब वो काफी हद तक क्लियर है। ऐसी कुछ भी लोकेशंस हैं जहाँ पे सर्कल रेट ज्यादा है मार्केट रेट से। कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे, अभी आज की डेट में कम मिलेंगी, लेकिन आज से 4-5 साल पहले ऐसी बहुत सारी लोकेशंस थी जहाँ पे मार्केट रेट सर्कल रेट से भी कम थे। आज आपको कम मिलेंगी लोकेशन ऐसी। तो अगर ऐसी लोकेशन आपको मिल रही है, और बायर लग रहा है ठीक है, सर्कल रेट ही यहाँ पे मान लीजिए 5,000 रुपये स्क्वायर फीट है, और मुझे 4,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। पर लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे सर्कल रेट है, मान लीजिए किसी शहर के अंदर नया एरिया बना है, तो वहाँ पे सर्कल रेट है 1,000 रुपये, और मार्केट रेट है 25,000 रुपये, 25 गुना का डिफरेंस हो गया, तो हो सकता है वो भी चीज। लेकिन उसके अंदर जो बायर है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके देखे कि वाकई में मतलब ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेटेड है मार्केट, या कुछ और फैक्टर है। तो कुछ पॉकेट ऐसी होती हैं जहाँ 25-30%, 50-50 टाइम्स का भी डिफरेंस मिलता है, बट वो रेयर होती हैं उस तरह की ट्रांजेक्शन्स। पड़ोसी से बात कीजिए, अगर प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, तो नेबर से बात कीजिए, फीडबैक लीजिए, मार्केट रेट क्या है, लोकेशन क्या है, बाकी जो
सेलर का बैकग्राउंड है वो चेक करिए आप, अपना फाइनेंस देखिए कि आपकी हाउसिंग, आपकी सेविंग कितनी है, आपकी ईएमआई कितने की देने की कैपेसिटी है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। प्रॉपर्टी पॉजिटिव रहिए। जब आप सेलर से बात करें तो नेगेटिव या आपको उसके ऊपर आपको ऐसा नहीं कि एंग्शियस होना है या आपको डाउट करना है, बट यस अपनी ड्यू डिलिजेंस और इंक्वायरी भी करनी है। और प्रॉपर्टी खरीदने के समय आप जब अगर बिल्डर से खास तौर पर आप डील कर रहे हैं, तो एज ए बायर आपको हमेशा नेगोशिएट करना चाहिए कि साहब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस मिल जाए, या कुछ फर्नीचर रखा है उसके अंदर आपको ऐसे चिमनी हो गया, कुछ इलेक्ट्रिक किचन का कुछ लगा के दे दिया, आपको काउंटर टॉप लगा के दे दिया, आपको फर्नीचर टाइप कुछ। और इसके बाद अगर उसके अलावा और कोई रिस्क है, ठीक है, तो वो भी समझे, क्योंकि प्रॉपर्टी बेसिकली ऐसा नहीं है कि 100% रिस्क फ्री है। तो आप उसका रिस्क को कम कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन आप कितने भी मेजर्स ले लीजिए, प्रॉपर्टी के अंदर रिस्क तो रहेगा। आप उसको रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप नंबर ऑफ कितने मर्जी प्रिकॉशन लीजिए। तो ये अब आगे बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग का। इसके अंदर से कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आज कवर करते हैं। तो बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग आपका जो है उसके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ग्रीन बिल्डिंग का पहला, एफिशिएंटली यूजिंग एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ए बी सी, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके आ सकता है, राइट। तो प्रोटेक्टिंग ऑक्यूपेंट हेल्दी, प्रोटेक्टिंग ऑक्यूपेंट हेल्थ एंड इंप्रूविंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ये सेकंड हो गया। पहला क्या, एनर्जी बचे, जो उसके अंदर लोग रहते हैं उनका हेल्थ और उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े, एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो उसमें से बिल्डिंग में से वेस्ट निकल रहा है वो कम, उसको कम कर सके, और पोल्यूशन जैसे आपका सीवरेज निकल रहा है या बाकी गार्बेज निकल रहा है वो उसको कम करा जाए। लीड रेटिंग, ये इसमें से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज लीड रेटिंग। तो ये बेसिकली यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जो कि एक बॉडी है और जो लीड रेटिंग सिस्टम को डिजाइन करती है। लीड का फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो ये लीड का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा आप, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीड, ठीक है। और ये लीड रेटिंग किसने डिजाइन करी करी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ये डिजाइन है और ये इसकी फुल फॉर्म है। और इट इज मेंट फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। कॉस्ट एंड पे बैक, तो बेसिकली जो ग्लोबल डाटा अवेलेबल है हमारे पास, उसके अंदर जो ग्रीन बिल्डिंग की जो बनाने की जो प्रीमियम है बेसिकली, क्योंकि खर्चा ज्यादा पड़ता है बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसके अंदर आपको 2%, बट यील्ड 10 टाइम्स, बेसिकली आपको 2% एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है ग्रीन बिल्डिंग को बनाने की, लेकिन उसका 10 गुना ज्यादा आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर एंटायर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो आपने खर्चा ज्यादा किया, लेकिन जो उसके बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर एनर्जी कॉस्ट, लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपके काफी ज्यादा रहते हैं, तो 10 गुना ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली रिगार्डिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स ओवर 20 years, द फाइनेंशियल पेबैक टिपिकली एक्सीड्स द एडिशनल कॉस्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग बाय फैक्टर ऑफ 4 to 6। तो अगर हम एक ब्रेक इवन की बात करें, आज हम एक बिल्डिंग बनाते हैं ग्रीन बिल्डिंग, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हम लगाते हैं 2% के लगभग, वो 4 से 6 गुना उसमें रिटर्न आ जाता है हमारे 20 साल के अंदर, और पूरी लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उसमें से हमें एक्स्ट्रा जो सेविंग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड अदर फैक्टर्स, वो उसमें सेविंग हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग बनाना, जो आदमी बिल्डर बना रहा है या अपना घर के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपको इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगी थोड़ी सी, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप एक्स्ट्रा सेविंग कर सकेंगे। अब ये इसमें इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भी है, आईजीबीसी। तो ये बेसिकली सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने 2001 में बनाई थी। और ये सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर हैदराबाद इज इंडियाज फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग। तो ये भी आपने याद रखना है कि इंडिया की पहली ग्रीन बिल्डिंग कौन सी थी, वो कौन सी है, सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर हैदराबाद। हैदराबाद में बिल्डिंग है, इसका नाम है सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर, और ये इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है, विच बिल्डिंग इज फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग ऑफ इंडिया। और वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें, वैल्यूअर शुड एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स एटसेट्रा ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग एंड असेस देयर इंपैक्ट ऑन एसेट वैल्यू। तो अगर आप ग्रीन बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साहब इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है और उसके बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। अब कॉस्टिंग ज्यादा का मतलब क्या है कि आपको अगर कॉस्ट बेनिफिट, आपका कॉस्ट कॉस्ट टेक्निक से वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आपको उसी कॉस्टिंग जो रिप्रोडक्शन कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो बढ़ानी पड़ेगी उसकी 2% 4% के हिसाब से।
और अगर आप इनकम अप्रोच से कर रहे हैं, तो आपकी जो नेट एनओआई है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, वो बढ़ जाएगी, एक्सपेंसेस कम होंगे आपके वहाँ पे। तो आपको वो बेसिकली फैक्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा कि ग्रीन बिल्डिंग है, तो इसलिए आप उसमें लिख सकते हैं कि सर ग्रीन बिल्डिंग है इसलिए इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, या फिर इसमें इनकम ज़्यादा होगी। तो व्हाटएवर जो भी है आपको डिपेंडिंग ऑन टेक्निक, या फिर अगर मार्केट अप्रोच से करना है तो उसका भी फैक्टर लगाना पड़ेगा। वो हम डीप में नहीं जाएँगे बिकॉज़ ग्रीन बिल्डिंग वैल्यूएशन कभी नहीं आती है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक मोटा-मोटा कि व्हाट इज़ ग्रीन बिल्डिंग, जितना मैंने आपको इसमें ब्रीफ किया उतना भी अगर आपने पढ़ लिया, तो पूरी-पूरी संभावना है इसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, और थैंक यू वेरी मच अगेन आपने आज का सेशन वॉच किया। छोटा सेशन था आज का, बहुत लंबा नहीं रखा हम लोगों ने। और आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर 8 का जो पहला पार्ट था, ये सेशन पार्ट 1 जो था वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट, बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम थोड़ा-सा और वैल्यूएशन में जाएँगे, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, उनको भी हम समझेंगे, और जो केस स्टडीज़ या एग्ज़ाम्पल्स और फ़ोकस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं आते तो लगता है कि शायद ये वीडियो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है और मेरी भी स्पीड कम हो जाती है। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट अपना लिख लीजिए, क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं भी करी हैं, तो आप खुद से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।